नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज देखेंगे क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में ये जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो क्लास में हम लोग क्या देखे हैं, तो चीन के विकास के बारे में कहानी आपको बताए थे। अब देखिए, जो नए बच्चे जुड़े रहे वो प्लेलिस्ट का सहारा लेकर के ही पढ़े तो अच्छी बात है। आपके लिए 12th क्लास के पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को सीरीज से देखेंगे तब आपको कहानी समझ में आएंगे। तो जो बच्चे सीरीज से देख रहे हैं, ये एकदम क्रम से जुड़े हैं, उनके लिए बता दें, पहले तो आपको पिछले वीडियो क्लास की कुछ बातें याद कराएं, तब हम लोग आज के वीडियो क्लास को एकदम महत्वपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, पिछले वीडियो क्लास में हम लोग देखे थे चीन के विकास को लेकर के, चीन के इतिहास को देख रहे थे कि एक समय चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ये ध्यान रखेंगे। यानी अगर रेलगाड़ी के ऊपर में अगर हम समझना चाहें तो जैसे रेल में एक इंजन होता है और बाकी सब साधारण एक ही जैसे डब्बे होते हैं, तो कई डब्बों को एक इंजन जो है वो खींच रहा होता है। सर बात तो उसी तरह से अगर हम समझने का प्रयास करें तो 1949 से पहले की अगर हम बात कर ले तो चीन अगर देश को अगर हम कहें तो वो एक साधारण सा डब्बे की तरह था। जैसे और बहुत सारे ऐसे देश है जिसको आप साधारण डब्बे की तरफ समझ सकते हैं, उसी तरह से ये चीन भी था जो किसी इंजन से खिंचाता था। ये डब्बा है खुद और इंजन इसको खींच रहा होता था। ये तो रोगी ही था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि भाई चीन के यहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ कि ये समझिए कि खुद इंजन बन गया और कई डब्बों को अपने साथ जो है वो खींच रहा होता है। यानी कहने का मतलब है कि चाइना अपने इकोनॉमी को बहुत ही पावरफुल कर लिया। अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक सुधारों की नीति से अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव जो है वो देखने के लिए मिला। आखिर ऐसा क्यों, उसमें पढ़ाए थे, लेकिन आज के क्लास को समझाने के लिए फिर से 2-3 बातें रिपीट करते, जल्दी जल्दी सुनेंगे। चीन में एक डेट आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी छोटी छोटी इकाई लेकर के जो हम आपको समझाए थे पिछले दिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और समझने लायक या फिर उसको याद रखने योग्य जो बातें बताते हैं हम आपको शॉर्ट में, वो एक डेट है 1949 ईस्वी। ये वो डेट है कि जिस समय चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी। ये ध्यान से सुनेंगे। 1949 चीन के साम्यवादी क्रांति पूछेगा कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी। किसके नेतृत्व में, तो माओ के नेतृत्व में। और इस समय हम आपको बताए थे कि चाइना पूंजीवादी देशों से जो रिश्ते हैं वो तोड़ लिया था कि नहीं भाई, हम अपने यहाँ हम पूंजीवादी देशों को व्यापार करने आने नहीं देंगे और न तो हम पूंजीवादी देशों से किसी तरह से नाता रखना चाहते हैं। तो ये तो हो गई भाई माओ के नेतृत्व में साम्यवादी चीन की क्रांति हुई, काफी सारे बदलाव देखे गए। चाइना में कुछ चीजें में सुधार भी आने शुरू हो गए, क्योंकि चाइना अनुकरण करने लगा किसका, तो सोवियत संघ का, यूएसएसआर का। यूएसएसआर की पहले अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। जैसे वहां बेरोजगारी नहीं थे, वहां सभी लोगों के लिए घरेलू जो भी जरूरतें थे उसके लिए वहां पर उद्योग धंधे डेवलप कर लिए गए थे। यूएसएसआर में जो बात पढ़ाए हम आपको, उसी तरह से जो कर करनामे दिखने लगे वो आपका चीन में, और इसके लिए याद रखेंगे यूएसएसआर ने चीन की मदद भी की। अब इसके बाद एक डेट आपको याद रखना है, वो डेट है 1978 ईस्वी। ये ध्यान रखेंगे। और 1978 ईस्वी में क्या हुआ, देंग सियाओपेंग के नेतृत्व में, याद रखेंगे, देंग सियाओपेंग, ये ध्यान रखना है आपको। ये एक वर्डिंग है, थोड़ा सा आपको अजीब लगे तो मेरे साथ ध्यान रखेंगे। आप ठेठ में ऐसे समझ सकते हो, खाटी देहाती भाषा में, कि 2 सिया के पहनेंगे, यानी तू दे हम सिया के अपेन हम, समझ गए ना। तो 2 सिया के पहनेंगे यानी देंग सियाओपेंग, ये याद रखेंगे, देंग सियाओपेंग, ये याद रखेंगे। तो इनके नेतृत्व में चीन में खुले द्वार की नीति अपनाई गई, जिसको हम ओपन डोर कहते हैं। कई बार ऐसे ओपन डोर अंग्रेजी में जो लिखते हैं ना, तो ऐसे नहीं देख करके, और हिंदी में ऐसे दिया हुआ रहेगा, आप समझिएगा, इसको ओपन डोर कहते हैं। तो ओपन डोर यानी जिसको कहेंगे हिंदी में खुले द्वार। खुले द्वार की नीति जो है वो देंग सियाओपेंग के नेतृत्व में अपनाई गई। एक तरह से आर्थिक चीजों में सुधार किया जा रहा है। और इस समय अब क्या जा रहा है भाई, व्यापार के सारे दरवाजे खोल दिए गए और 1978 के बाद पूंजीवादी देशों से भी नाता जो है वो अच्छे करने के लिए काम शुरू हो जाएगी और इसी पे सुधार कर सकते हैं, सुधार की नीतियां एक तरह से। और इसके बाद आपको एक डेट याद रखना है
कि 1982 ईस्वी में चीन ने खेती का निजीकरण किया। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि चीन में खेती का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करना, यह कब किया गया है, तो 1982 ईस्वी। इसके बाद आपको एक डेट और याद रखना, 1998, और इस समय चाइना ने अपने इंडस्ट्रीज को, अपने उद्योग धंधों का भी क्या किया, निजीकरण। बाकी हम तमाम तरह की चीजें बताए थे कि चाइना अपने उद्योग धंधों को चलाने के लिए शुरुआती दौर में खेती बाड़ी से जो प्राप्त अधिशेष अनाज होते उसको बेच करके इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जुटाता, इंडस्ट्री चलाने के लिए जो तकनीक वगैरह ये सब है वो सब जुटाता और खुद का इंडस्ट्री डेवलप किया। काफी लंबे प्रयास के बाद जो है वो चीन कह सकते हो कि ये रेलगाड़ी का इंजन बना। यानी दक्षिण एशिया के अगर देशों की बात कर ले, दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं उसका एक तरह से आप इंजन के तरह समझ सकते हैं कि आज की डेट में ये है। इसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, इन सबके बारे में पिछले वीडियो क्लास में बताए थे कि 2040 तक अनुमान लगाते हैं विद्वानों ने कि दुनिया के सबसे बड़ी जो है वो आर्थिक ताकत ये बन जाएगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन जाएगा चीन। तो चलिए इसके क्रम को आप ध्यान रखेंगे, 2-3 डेट आप मेरे साथ याद रखो। अब इसको पहले झापते हैं। 1982 में क्या होता है जी, खेती का निजीकरण, किसके यहाँ, चीन के यहाँ। अच्छा, चीन में खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई, तो ये याद रखें 1978, किनके नेतृत्व में, देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में, ठीक है। और अगर कहे उद्योग धंधा का निजीकरण, तो उद्योगों का निजीकरण होता है 1998 ईस्वी, ठीक है। ये 2-3 डेटे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, जब चीन के यहां जब सुधार होनी शुरू हो गई, तो यहां तक तो हम पढ़ाए थे कि कैसे सुधार हुआ, उसका फायदा भी हम आपको पिछले वीडियो क्लास में बताए थे। और आज देखेंगे आज के वीडियो क्लास में कि चीन में जो भाई सुधार हुए हैं, इन सुधार में भी नकारात्मक परिणाम जो है वो देखने के लिए मिला है। क्योंकि पहले हम आपको बता दें कि आप कुछ भी करते हैं उसका कुछ पॉजिटिव भी परिणाम निकल के आता है, तो कुछ निगेटिव भी परिणाम निकल के आता है। खाली कोई चीज का ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही केवल और केवल नेगेटिव होगा। तो चाइना में तो भाई नीति अपनाने से विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा चीन में हालतें गड़बड़ा रही है। नकारात्मक प्रभाव क्या निकला उसको हम देखेंगे। कहते हैं कि चीन के आर्थिक विकास का जो लाभ है वो लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाया। याद रखेंगे, चीन के जो आर्थिक विकास है चीन में ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनसे सभी लोग को चाइना में फायदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अब आप सब जानते हैं कि पूंजीवादी देशों में क्या होता है कि जो ज्यादा भागदौड़ में है, ज्यादा मेहनत करता है, जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा लाभ कमाता है, वो ज्यादा बेनिफिट कमाता है, और गरीब गरीब होता है। पूंजीवादी में क्या देखते हैं कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, गरीब बहुत ज्यादा गरीब। लेकिन समाजवाद के पैटर्न जो अपनाते हैं सोवियत संघ वाले, वो क्या है, जनता के सबको समान लाने के लिए वो अमीरी और गरीबी के बीच का जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट पूरा प्रयास करती है। लेकिन ये चीजें जो है वो पूंजीवादी में नहीं देखने के लिए मिलता है। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कोई आदमी हिम्मत कर करके एक बड़ा सा जो है कि इंडस्ट्री लगाया और इसके यहाँ जो मजदूर है वो काम कर रहा है, तो मजदूरों के काम करने का पेमेंट जो कम होगा, और तो और आबादी ज्यादा होगी, तो अब आपको चाहिए 10 स्टाफ और आपके पास आ जाएगा 50 स्टाफ। आप सोचे थे कि हम 10 स्टाफ चाहिए, 500 रुपया उसको जो है वो हम उनको वेजेस यानी मजदूरी पे करेंगे। लेकिन आपके पास तो आ गए 50 मजदूर, हमको दो काम भाई। तो तुम क्या कर दिए कि मजदूरी ही कम कर दिए, बोले 400 में आप कौन करोगे। तो पता चला कि सब लोग भाग गया, 10 आदमी 15 आदमी आपके पास आ गया 400 में। जो काम आपको 500 में होने थे वो काम आपको 400 में हो गए। तो आपको तो बचत हुआ, आपको तो फायदा हुआ। इंडस्ट्री से कमाए जो अलग ही कमा लिए आप। और प्लस में ये ध्यान से सुनेंगे, ये जो मजदूर को 500 जहां मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा मजदूर होने के कारण उसको 400 मिला, 400 मिल रहा है। मजदूर की हालत धीरे धीरे खराब हो जाएगी और आप इंडस्ट्री के मालिक हैं, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। जब ज्यादा पैसा आएगा तो कहीं अलग शहर में आप कहीं कहीं हॉस्पिटल चला रहे हैं, कहीं कहीं बहुत बड़ा कॉलेज खोल के दे दिए, कॉलेज की डिग्रियां दे रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। माने 1 से 2 या तो इंडस्ट्री के सेक्टर में है तो इंडस्ट्री ज्यादा हो गया, हॉस्पिटल वाले सेक्टर में है तो 1-2 हॉस्पिटल खोले, 1-2 से बहुत सारा आपका हॉस्पिटल हो जाएगा। तो अमीर अमीर होते चल जाएगा और गरीब गरीब होते चल जाएगा। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इस तरह की चीजें देखी जाती है, जो कि चाइना में भी देखा गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि चाइना का ये एक तरह से ये जो नई आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही है, इसका ये ध्यान से सुनेंगे, सुधारों की नीति में ये एक नकारात्मक परिणाम।
दूसरी बात कहें कि चीन में बेरोजगारी की स्थिति जो है वो भी बढ़ी है। एक तरफ से ध्यान सुनेंगे, चाइना में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि एनसीईआरटी में एक डेटा आपको मिल जाएगा, बुक पढ़िएगा तब, कि वहां 10 करोड़ ऐसे लोग थे जो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। सोचिए 1-2 करोड़ की बात नहीं हो रही, 10 करोड़ आबादी जो है वो रोजगार से हीन हो गए थे, उन मारे फिरे चल रहे थे। ये नकारात्मक परिणाम है। दूसरी बातें कर ले तो महिलाओं जो है वो महिला रोजगार और काम के हालात में, महिलाओं के रोजगार और काम के जो हालात है वो बिगड़ने लगे, स्थितियां भयावह हो गई है। इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि एनसीईआरटी आपको बताना चाह रही है कि जितने यूरोप के देशों में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान जो है, 20वीं शताब्दी के बाद की बातें नहीं कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी से पहले 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप के महिलाओं की जितनी खराब स्थिति थी उसी के समान जो है वो चीन के महिलाओं की खराब स्थिति हो गई। ये ध्यान रखेंगे। बात कर ले कुछ कुछ बात आप ध्यान में रखिएगा कंपेयर करते टाइम में, जब इसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो लिंक करिएगा भाई। यूरोप वाले के यहाँ अब बातें अलग है, यूरोप वाले के यहाँ महिलाएं जो है वो अलग है, महिला को काफी प्रेफरेंस है। आप इतने से समझ सकते हैं हमारी बात से कि वहां यही है कि वहां जो लोग पुरुष का कपड़ा महिला पहन रही है और महिला के कपड़ा पुरुष पहन रहा है, मतलब ये नहीं समझिएगा कि जेंट्स लोग फराक, मैंने दोनों एक समान पहनने शुरू कर दे, महिला और पुरुष दोनों एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं। अभी हम लोग कुछ बचे हैं, लेकिन हर शहर में देखेंगे तो आज तो पैंट और शर्ट लड़की भी पहनने लगी है, लड़का भी पहनने लगा है। यूरोप में अब महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन पहले यूरोप में महिलाओं की स्थिति भी बहुत खराब थी। तो यहां याद रखेंगे यूरोप के महिलाओं से ही कंपेयर किया जा रहा है कि चीन के महिलाओं की स्थिति जो है वो गड़बड़ हो गई। इसके अलावा कहते हैं कि जो गांव में रहने वाले लोग थे, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, या फिर कोस्टल एरिया तटीय इलाका में, जैसे हम पिछले दिन मैप आपको बताए थे, तो चाइना के इधर कोरिया वाला भाग जापान साइड में देखेंगे तो उधर महासागर लग जाती है, प्रशांत महासागर का भाग आ जाता है। तो इधर पूर्व साइड में जो है अगर बात कर ले तो महासागर है, और सागर के किनारे किनारे चीन का जो भाग है उसको कहते हैं तटीय इलाका। तटीय इलाका के अलावा जो मुख्य भूमि, यानी चारों जगहों की बात की जा रही है कि गांव, शहर, तटीय इलाका और मुख्य भूमि, यहां सभी जगह अलग अलग रहने वाले जो लोग थे उन सबकी जो आय थी, आय मतलब इनकम, उन सबके इनकम में अंतर देखा गया। ध्यान सुनेंगे, उनके इनकम में क्या देखा गया सर? तो अंतर देखा गया, माने बहुत ज्यादा किसी का कम इनकम और बहुत ज्यादा किसी के पास ज्यादा इनकम। तो बताओ ये एक नकारात्मक परिणाम है, गरीब गरीब हो रहा है। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, जब इंडस्ट्रियां वगैरह चला, हम पश्चिमी देशों का खास कर करके जो विकसित देश है, पूंजीवादी टाइप के देश है, उसका जब अनुकरण नकल करना शुरू कर दिया चीन, तो यहाँ इंडस्ट्री वगैरह बहुत तेजी से लगने लगे, तो पर्यावरण जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हुआ, पर्यावरण डैमेज हुआ। ध्यान सुनेंगे, ये भी एक नकारात्मक परिणाम है कि पर्यावरण का नुकसान हुआ। और यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, जब पूंजीवादी होगी तो भ्रष्टाचार भी और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो चीन में भ्रष्टाचार बढ़ गए, चीन में पर्यावरणीय समस्या आ गई, ये सब नकारात्मक परिणाम। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, जब हम बात कर ले कि क्या इसके अलावा चीन की हालातें खराब है, नहीं सर, हालातें खराब नहीं। आप समझ सकते हैं कि चीन वो हो गया कि 1997 के बाद, ध्यान से सुनेंगे, 1997 के बाद आसियान के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। आसियान जो है वो आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, इसमें 10 देश आते हैं, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब करके फिलीपींस आपको हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो आसियान के जो देश है वो बड़ा ही संकट से गुजर रहे थे, तो उनको सपोर्ट किए, उनकी स्थिति को बनाए रखने के लिए खूब सारा मदद किया। कौन भाई? चीन। यानी चीन इतना मजबूत हो गया कि आसियान देशों को भी उनके संकटपूर्ण स्थितियों से बचाया। याद रखेंगे, यानी काफी पावरफुल है। इसके अलावा नहीं, ये तो छोटी छोटी इंटरनल बातें हैं जो अंदर में जो क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मेन चीज ये होता है कि चीन के साथ भारत का संबंध कैसा है, ये आपको जानना होगा। तो जब चीन के साथ भारत के संबंध की बात कर ले तो कहते हैं कि दक्षिण एशिया के 2 ही महाशक्ति है, एक महाशक्ति का नाम चीन और दूसरे महाशक्ति का नाम कहें तो भारत। ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। और थोड़ी सी आपको बात समझना होगा, जब हम चीन के इतिहास को झांके तो चीन का जो भौगोलिक सीमा था उसके आसपास में जैसे कोरिया का भाग लगता है पूर्व साइड में, इसके पास में और लगेगा, जैसे उत्तर में चाइना के उत्तर में वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो मंगोलिया का भाग लग जाएगा, और इधर हिंद चीन वाला भाग, चीन से नीचे हिंद चीन, जिसमें
10वां पढ़े थे, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो देश थे वो एक टाइम ऐसा रहा था कि इन सभी देश जो है वो चीन के आसपास से लगे देश है, तो चीन को कुछ नजराना दे करके और आराम से अपने रहते थे। मन इन सभी देशों पर चीन का कुछ न कुछ प्रभुत्व था, कुछ न कुछ दबदबा बना करके चाइना जो है इन सब देशों पर रखता था। तो इन सब देशों से कुछ नजराना मन भेंट गिफ्ट के रूप में वहां चाइना को, राजा उजा को दे दिया जाता था और तब जाकर के लोग अपने आराम से रहते थे। माने इन सब पे पहले से ही चाइना का कंट्रोल थोड़ा बहुत था, जिसमें आपका तिब्बत है, कोरिया है, इसके अलावा हिंद चीन है, आपका मंगोलिया है, ये ध्यान रखेंगे। अगर बात कर ले भारत के, तो भारत की स्थिति शुरू अच्छे भी थे, जिसको हम खासकर सेकंड बुक में पढ़ाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा कि कैसे नेहरू जी है वो चीन पर भरोसा कर रहे हैं और सोच रहे हैं आजादी के बाद कि चीन हमारा एक अच्छा मित्र रहेगा। और बताएंगे कि सरदार पटेल साहब कैसे कह रहे हैं कि चीन हमारा जो है भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा, चीन से दोस्ती ज्यादा करना अच्छी बात नहीं है। वहां आपको कहानी के हिसाब से बताएंगे, यहाँ थोड़ी सी बातें हैं, इसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, 62 का युद्ध जो चाइना से होता है भारत का, वो भी हम आपको बताएंगे कि शुरू भारत और चीन के बीच रिश्ते अच्छे थे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारा जो है वो चाइना में लगती थी, हमारे यहाँ लगता था, खास करके पंचशील समझौता हुआ तो उसके बाद से हिंदी चीनी का नारा बढ़ गया। और कैसे 1962 में हिंदी चीनी का भाई भाई का जो नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, वो बिगड़ गए। भारत और चीन के बीच युद्ध होता है और धीरे धीरे भारत और चीन के रिश्ते जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। लेकिन फिर 1988 ईस्वी की हम बात बता दें आपको कि भारत के तरफ से जो राजीव गांधी है, ये राजीव गांधी कहां जाते हैं तो चीन में। राजीव गांधी आपको कैसे गांधी युग पढ़ाएंगे तो एक क्रम आएगा, सेकंड बुक पढ़ेंगे तब इंदिरा गांधी वगैरह का कैसे कैसे सब टाइम आएगा, कैसे राजीव गांधी की हत्या हो जा रही है। थोड़ा सा तो हम आपको श्रीलंका का जो जातीय आपका संघर्ष चलेगा उसमें राजीव गांधी की चर्चा करेंगे, चूंकि कहीं ना कहीं उसी सिलसिले से लेकर करके और राजीव गांधी की हत्या हो जाती है वहां पे। तो ये ध्यान सुनेंगे। अभी चाइना की बात करें तो 1988 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहां जाते हैं, चीन में। और ये जब जाते हैं, जब से जाते हैं उसके बाद से थोड़ी से रिश्ते जो है वो भारत और चीन को लेकर के और अच्छे हो जाते हैं। दोनों के रिश्ते में मिठास और मधुरता फिर से देखने को मिलता है। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे 2-3 फैक्ट्स है व्यापार को लेकर के। कहते हैं कि 1999 ईस्वी की बातें आपको बता दें तो भारत और चीन के जो बीच व्यापार हुआ, उस व्यापार में कहते हैं सालाना का जो दर है वो 30% व्यापार जो है वो बढ़ा था। भारत और चीन के बीच जो व्यापार हुआ 1999 में, और ये व्यापार की बात आपको बता दें, इसमें सालाना 30% व्यापार में वृद्धि देखी गई। इनसे पहले 1992 से लेकर 92 की अगर बात, खाली डेटा यहाँ पे मिला है आपको बुक के हिसाब से कि 1992 की बात किया जाए तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार हुआ था वो व्यापार कितना करोड़ का हुआ था तो 33 करोड़ और 80 लाख डॉलर। ये याद रखेंगे, भारत का व्यापार 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर के साथ। अगर वही 2017 की बात की जाए तो 2017 में याद रखना है आपको 84 अरब डॉलर जो है उसका व्यापार भारत और चीन के बीच में हुआ है। ये द्विपक्षीय व्यापार आपको पढ़िंग मिलने के लिए मिलेगा। तो ये द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है तो सिंपल है कि दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि द्विपक्षीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे कि दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच व्यापार होगा, द्विपक्षीय व्यापार कहलाएगा। तो बस इतनी ही सारी चीजें जो आपका युद्ध से संबंधित मामला है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, जब सेकंड वाला पढ़ेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। तो इसके साथ आपका चैप्टर 4 जो है वो लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर 5 हम आपको पढ़ाएं समकालीन दक्षिण एशिया। अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर 5 भी पढ़ा देंगे। लेकिन इनसे पहले जो इन साल का जो नया सिलेबस आया है तो इस सिलेबस में क्या है कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए, जिसमें पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर खत्म कर दिया गया है, कम हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे जो तीसरा चैप्टर होता था, लेकिन पहला हम आपको पढ़ा दिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।
अभी आपको पढ़ा रहे हैं कौन सा, चौथा, लेकिन तीसरा सर नहीं पढ़ाए हैं। ये तीसरा जो चैप्टर है अमेरिकी वर्चस्व, इसको नहीं पढ़ाए। लेकिन जो लोग चाहते हो कि सर इसको भी पढ़ा दो तीसरा चैप्टर को, तो आप बहुत सारे बच्चे पिछले भी कमेंट किए थे, आप इस बार अगर कमेंट करेंगे तो हम अगले दिन आपको तीसरा चैप्टर पहले कंप्लीट करा दें। तो या फिर आए या ना क्वेश्चन अगर बन भी जाता है तब भी आप आराम से बना लीजिएगा। इसमें बस 4 ऑपरेशन पढ़ना है और चारों ऑपरेशन हम आपको आराम से पढ़ा देंगे। ऑपरेशन केवल सुनने के लिए होता है, कहानी के जैसा, हिस्ट्री के जैसा लगेगा, उसको सुन लीजिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो कहिएगा तो तीसरे चैप्टर के चारों ऑपरेशन को बड़ा डिटेल से, बड़ा आसानी से, आराम से कहानी के फॉर्म में हम आपको सुना देंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। कोई समस्या है, किसी प्रकार के कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर नोट्स लेना है तो जो नंबर दिए जाते हैं स्क्रीन पे शुरू में, उस नंबर पे आप कॉल कर करके और या फिर व्हाट्सएप करके हमसे व्हाट्सएप की मदद से नोट्स लेकर के, जो प्रक्रिया है हम लगभग सभी वीडियो में बताए हैं, इसलिए यहाँ पे बताना ज्यादा उचित नहीं समझते हैं। बाकी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा चैनल को, ताकि सबसे पहले आपको अगला वीडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आराम से आप वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।